पॉडकास्ट। आज हम बात करेंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में। जो हमारे आज दो यूपीएससी एस्पिरेंट है, एक तनवीर अहमद और एक सलमान। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कैसा होता है, एक एस्पिरेंट्स के लिए, बिगनर के लिए लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, इन सारी बातों को मैं इस वीडियो में करूँगा। तो हमारा सवाल तनवीर मलिक से है कि सर आप बताओ कि एक बिगनर के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है क्या रोल प्ले करती है, उनको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, सब फर्स्टली अगर एक बिगिनर बंदा है, कोई मतलब लड़की है या लड़का है, तो अगर वो बिना पढ़े जाएगा कोचिंग में तो उसको पहले तो कुछ समझ नहीं आएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। तो उसके बाद पहले सबसे बात यह है कि उसको एनसीईआरटी वगैरह जो भी है 8 से लेकर 12th जो 12th स्टैंडर्ड तक पहले पूरी 1-2 दफ़ा उसको पढ़ के जाना चाहिए। और बाकी रही कोचिंग की बात, कोचिंग में जो बच्चों के साथ जो हम बैठते हैं वहाँ पे जाके, मतलब हर तरह के स्टेट के बच्चे आते हैं। कोई महाराष्ट्र से है, कोई यूपी से है, कोई बिहार से है, कोई साउथ का है, मतलब ऑल ओवर इंडिया से बच्चे प्रेजेंट रहते हैं। उनसे हम इंटरेक्ट होते हैं और हमें अपने में फ़र्क पता लगता है कि हमारे अंदर क्या कैपेबिलिटीज़ हैं और इनके अंदर क्या है। मतलब तो दूसरी बात है, कंपटीशन बहुत रहता है, बच्चे को देखकर बच्चा ही पढ़ता है और हर तरह की बात सीखी जा सकती है कोचिंग में, एक ऑफलाइन में। लेकिन ऑनलाइन भी आजकल बहुत रिसोर्सेज आ गए हैं, जैसे क्लैरिटी ऑफ यूपीएससी है, उसके बाद यूपीएससी वाला है, उसके बाद ये सारथी आईएएस है, सारथी आईएएस वाले हैं। तो बहुत इंस्टीट्यूट हैं। हाँ। और ऐसे तो वाजीराम भी प्रोवाइड करता है और विजन भी, नेक्स्ट आईएएस भी, हर कोचिंग सेंटर जो है ऑनलाइन भी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ऑनलाइन में अगर एक रूम में तुम बैठोगे तो फर्स्टली तो तुम 2.5 घंटे की क्लास करोगे, उसके बाद बैठ के जो भी है आप रिवीजन करोगे। लेकिन अगर अकेले रहते हैं रूम में तो आपका माइंड जो है एग्जॉस्ट हो जाएगा, आप किसी से मतलब किसी तरह की बात नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास आपकी फैमिली रह रही है तो आप घर में भी ऑनलाइन कोचिंग कर सकते हो। अगर हर बंदे के पास जो है, किसी के पास इनकम की जो है, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास इनकम की थोड़ी कमी होती है, वो ऑनलाइन ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं, या इस वजह से ऑनलाइन ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं कि उनको ये कि टाइम का आने जाने में रहता है, टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा ना हो इसके लिए। कुछ ऐसे होते हैं जो जॉब करते हैं, 8-9 घंटे जॉब करते हैं, 8-9 घंटे भी मतलब 3-4 घंटे वो कोचिंग जो भी ऑनलाइन लेते हैं तो वो पढ़ते हैं, तो उनके लिए सही रहता है। अगर एक घर से फाइनेंशियली किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है तो मेरे मुताबिक ऑफलाइन कोचिंग बेस्ट है, क्योंकि मैंने खुद वाजीराम से 2022-23 वाला बैच किया है, तो मैंने बहुत चीज़ें सीखी हैं और मेरे मतलब अच्छे उस्ताद भी मुझे मिले हैं और अच्छे मेरे मतलब दोस्त भी मुझे मिले हैं जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो हमारे सेंटर में जो जितने भी बच्चे थे सब प्रोफेशनली थे और मैं खुद मतलब प्रोफेशनली, और सलमान भाई हैं, ये भी, इनकी भी बीटेक है और मेरी भी बीटेक है। हमने कुछ मतलब पहले से नहीं पढ़ा था एनसीईआरटी वगैरह, क्योंकि हमारा आर्ट्स बैकग्राउंड तो था ही नहीं। जी जी बिल्कुल। तो हमने जो कुछ भी सीखा पहले 2020 से, मैं जो है लॉकडाउन में मैं दिल्ली रहा हूँ पूरे लॉकडाउन में। तो लॉकडाउन में मैंने मतलब जो भी पढ़ी है एनसीईआरटी पहले खुद पढ़ के 2020-21 वाला 21 में मैंने ऑप्शनल किया, पहले ऑप्शनल किया 1.5 साल, उसके बाद मैंने वाजीराम में मैंने कोचिंग की और मुझे जो भी मतलब नहीं पता था मैंने जाके मतलब पता समझा, मैं वहाँ पे जो मेरे पास अंडरस्टैंडिंग नहीं थी वो मैंने सीखी। मतलब तो काफ़ी मतलब मैंने बहुत कुछ सीखा वहाँ। जी बहुत सही, तनवीर जी ने बहुत सही कहा कि अगर आप कोचिंग लेते हो तो उससे पहले आपके ने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सारे, एटलीस्ट तो 3-4 मेजरली सब्जेक्ट, जैसे इन्होंने अभी कहा कि जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आपके एटलीस्ट इतने ना कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो सही कहा आपने। हमारा नेक्स्ट सवाल है सलमान जी से। सर आप ये बताओ कि इन्होंने जो कहा कि आप कोचिंग ज्वाइन करने से पहले आप एनसीईआरटी आप कवर करके जाओ, ठीक है, और एनसीईआरटी कवर करने के साथ जो आपकी जो फैकल्टीज मिलती है उसमें वो जो पढ़ाते हैं उसमें आपको बहुत हेल्प मिलती है, आप कहीं ना कहीं आपको एक तरह से ना बैकबोन की तरह आपको हेल्प करती है। तो ये बताओ कहाँ तक सच है और इसमें और क्या क्या, मतलब एक स्टूडेंट जो बिगनर हो वो बेहतर करके जाए एक इंस्टीट्यूट में जाने से पहले, वो बहुत अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके, कहते हैं ना कि मैदान में लड़ने से पहले अपने आप को थोड़ा सा अच्छे स्ट्रॉन्ग करके पूरे हथियार लेकर जाए,
तो उस तरह से बताओ कि क्या क्या अपना वो अपना डेवलप कर सके और किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें। First of all, as a beginner, if you are beginner, in one go, first you will cover your basic. बिल्कुल। Basic in the sense कि you will go through NCERT from standard 6 to 10. 12th, yeah, 6 to 10. Yeah. Before you will approach the coaching. Okay. जब आप कोचिंग ज्वाइन करते हो तो आपको स्टैंडर्ड, अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़े, आपका बैकग्राउंड वो नहीं रहा, जी जी बिल्कुल, आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो या फिर मेडिकल से हो, तो आपकी तो जो एनसीईआरटी से जो तुमने बेसिक जो तुमने स्टैंडर्ड 10 तक पढ़ा था, तो वो तो लॉन्ग जर्नी जब 4-5 साल गुजर जाती है तो फिर तुम्हारा उससे कनेक्शन खत्म हो जाता है। बिल्कुल। तो जब उसको कनेक्शन खत्म हो जाता है, अचानक से जब कोचिंग ज्वाइन करोगे तो आपको चीजें जो फैकल्टी जब समझाएंगे ना तो वहाँ पे कैच करने में प्रॉब्लम आएगी। सही बात है। अगर आप 10th तक पढ़ के जाते हो, 10th तक आप पढ़ के गए हो, तो वहाँ पे क्या होगा, आपको रिकॉल करने में भी बहुत अच्छे से आप वहाँ पे इंटरेस्ट के साथ चीजों को कैच करोगे, बाद में रिकॉल करने में भी आपको हेल्प होगी। और दूसरी बात है कि आप इंटरेस्ट के साथ फिर पढ़ाई करोगे। अगर कोई भी बच्चा अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करता है बिल्कुल, और अगर वो एनसीईआरटी कवर करके नहीं गया तो उसको कैच करने में प्रॉब्लम आएगी। कैच करने में जब प्रॉब्लम आएगी तो फिर वो क्या करेगा, अल्टरनेट क्लास छोड़ने लगेगा, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा है, वो बेसिक लैग कर रहा है। तो वो चीजें जब वो कैच नहीं कर पा रहा है तो उसको इंटरेस्ट नहीं आएगा तो वो चीजें फिर क्या होता है इंस्टीट्यूट में कि अप्रॉक्स 600-700 का बैचेस चलते हैं। स्टार्टिंग का 2 to 3 मंथ्स तक बैचेस जो है कंटिन्यू फुल रहता है, बट फिर धीरे धीरे स्टूडेंट कम होने लगते हैं। तो ये क्या रीजन क्या है, इसके पीछे यही रीजन है कि आप बेसिक कंप्लीट करके नहीं आए। अगर आप करके आते तो फिर आप जो है सही से उस वहाँ पे परफॉर्मेंस करते हैं। दूसरी चीज, अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते हो तो कोचिंग ज्वाइन करने के बाद आपको कंटिन्यूटी मेंटेन करना होगा। इन द सेंस कि अगर आप क्लासेस 2.5 घंटे की है तो आप पर डे या अल्टरनेट क्लासेस है तो उसको ज्वाइन करो। उसके बाद जो है आकर के शेड्यूल के अकॉर्डिंग काम करो उस पर, मतलब क्लास मिस नहीं करो, डेली क्लास करनी है। बिल्कुल। हाँ। और ये दिमाग में माइंड में नहीं रखना है कि अभी कोचिंग चल रहा है, मैं बाद में रिवाइज करूंगा, बाद में क्वेश्चंस लगाऊंगा। ये बहुत सही कहा आपने। ये चीज लैक इंसान वहीं पे कर जाता है, क्योंकि मैं बाद में करूंगा। आप जैसे टॉपिक कंप्लीट हो रहा है, आप अगर उस वक्त ही आप उस पे कमांड कर रहे हो PYQ पे, आप कुछ मत करो, सिर्फ PYQ बेस पे आप थीम बेस पे काम करो। अगर वो कर रहे हो तो आप वेल एंड गुड। अगर वहाँ पे लैग कर रहे हो तो फिर मुश्किल है। दूसरी बात कि कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है, अगर बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, तो वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं तो उनसे क्या होता है कि उसके लिए बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल हैं। तो आज के जो इनिशिएटिव जो है, सत्यम सर हो गया, सारथी IAS हो गया, आज जो अच्छे इनिशिएटिव इन्होंने लिया है, तो ये किस बेस पे लिया है? ये तो भाई अच्छे जो विलेज बैकग्राउंड से या फिर जिस फाइनेंशियली नहीं है उनको प्रोवाइड अच्छा, जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है उनको एक बहुत अच्छी हेल्प मिल जाए, प्लेटफॉर्म मिल जाए बढ़िया सी। वहाँ पे गाइडेंस अच्छी मिल जा रही है। जी बिल्कुल। एट द एंड तो आपको वर्क हार्ड करना है। हाँ, मैं कोचिंग के साथ आपकी कोचिंग आपको सफलता नहीं दिलाएगी, सफलता आपको खुद ही पानी है। सही बात है। आपका ये टेबल और ये चेयर जिस पे मैं बैठा हूँ, एट द एंड आपको यही बैठ करके खुद से 10 घंटा 8 घंटा कंटिन्यू मेंटेन करना होगा, वो कंटिन्यूटी। और उसके बाद जो है आपका सिलेक्शन इसी वजह से होगा। कोचिंग कहीं भी सिलेक्शन में बहुत बड़ा सही बात है, बहुत सही कहा आपने। बट टाइम कंज्यूमिंग कोचिंग ऐसा इंस्टीट्यूट है कि आपको जो गाइडेंस मान लेते आपको गाइड सही से नहीं मिल पा रहा है, कोई हेल्प नहीं है, कोई IAS बैकग्राउंड नहीं है आपका, आपके रिलेटिव्स में नहीं है। हाँ। तो आप वहाँ पे एक अच्छा गाइडेंस मिल रहा है। अच्छा, अब कहना बस कोचिंग सिर्फ वो रास्ता दिलाती है, चलना आपको है, वो रास्ता दिखा दे कि हाँ इस रास्ते पे आप जाओ, देन आप अपने गोल के पास कंट्रीब्यूशन आपकी होगी। हाँ, बस 15% कोचिंग की। इसी पे एक शायरी है। हाँ जी बिल्कुल। मंजिल मिलेगी ही बेशक भटक कर सही। जी बिल्कुल। जो भी एस्पिरेंट है, जो भी जिस चीज़ की भी प्रिपरेशन, क्या नीट, क्या मतलब ओवरऑल कोई भी एस्पिरेंट है जो भी मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, मंजिल मिलेगी ही बेशक भटक कर सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले। वाह, सही कहा बिल्कुल। हाँ जी सलमान जी, तो आपने कह रहा था कि हाँ कि आप कोचिंग इंस्टीट्यूट बस आपको बस एक वे देती है, आपको बस उस वे पे आपको चलते जाना है, तो आप उस अपने गोल को अचीव कर लोगे। देन बिल्कुल। और दूसरी चीज़ है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई स्टार्टिंग में आंसर राइटिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए।
तो मेरा अपना एक व्यू है कि स्टार्टिंग से ही इंसान को आंसर राइटिंग करनी चाहिए। इंसान जैसे जैसे आपकी जैसे topic थोड़ी complete हो बहुत रही है, कंटेंट आपने अगर कर लिया कवर, हाँ देन स्टार्ट कर सकते हैं बिल्कुल आंसर राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और आंसर राइटिंग के लिए सबसे बेस्ट है आप पीवाईक्यू उठाओ, उस पीवाईक्यू में आप उसकी थीम को देखो और उसको पकड़ने की कोशिश करो कि वो थीम में यूपीएससी क्या डिमांड कर रही है, उसके अकॉर्डिंग आपका खुद ब खुद एक खुद सेल्फ नोट्स रेडी हो जाए। सही कहा, बिल्कुल। मगर ये करना बहुत जरूरी है। स्टार्टिंग में अगर आप आंसर राइटिंग नहीं करते हो तो आप कहीं ना कहीं बाद में प्रीलिम्स निकाल लोगे बट मेंस फिर क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको लगेगा कि यहाँ पे मैं आंसर राइटिंग नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा ऑप्शन छूटा हुआ है, मेरा दिस छूटा हुआ है। तो आप स्टार्टिंग में ही 1 to 1.5 ईयर लगता है, उसमें आप कंप्लीट स्टार्टिंग में कोशिश करना है, उसी में हो जाए। बहुत सही कहा इन्होंने। कहा इनका कहने का यही मतलब है कि आप अगर स्टार्टिंग में क्वेश्चंस के थीम को अगर समझ कर अगर आपके अपने नोट्स अगर आप जनरेट नहीं करते हो, उस चीज़ को क्रिएट नहीं करते हो, तो वो चीज़ आपका नहीं होगा। शायद आप एग्जाम में जाए, मेन से लिखे, तो उस चीज़ को आप अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तनवीर जी से। आप ये बताएंगे जैसे कि बच्चे लोग बड़े डरे होते हैं यार, कहीं घर से बाहर, कोई बिहार से बाहर चले जाते हैं पढ़ने, तो उनको हेल्थ इशू भी होने लगती है। पढ़ाई तो ज़रूरी है ही, हेल्थ इशू है कि मैं खाने और मतलब पढ़ाई को लेकर कैसे अपना कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रखूं। तो इस बीच पे मतलब आपका क्या ओपिनियन है? अगर कोई बच्चा घर से बाहर आता है तो खानों को लेकर, मतलब कई मेरे दोस्त हैं जो बाहर गए पढ़ने, मैंने ऐसे देखा है, जो हेल्थ इशू के कारण फिर रिटर्न आ गए घर। मैं बहुत सारा मैं देखा हूँ, कई कोटा गए हैं, कई दिल्ली गए हैं, तो वो लोग ना हेल्थ इशू उनको हो गया। अब मैं देख रहा हूँ कि हो सकता है वो अपने जर्नी से कहीं ना कहीं थोड़े से साइड हो गए, सिर्फ बिकॉज ऑफ उनके अंदर पोटेंशियल बहुत थी, वो उनके हेल्थ उनको ये सपोर्ट नहीं किया, साथ नहीं है, जिस कारण से उनको थोड़ा सा अपना रास्ता हल्का चेंज करना पड़ेगा। तो इस पे आपका क्या ओपिनियन है? हेल्थ इशू के लिए तो सबसे पहले तो मतलब दिल्ली का पानी तो साफ नहीं है। पहले अपने मतलब जो भी इन्वायरमेंट जहाँ रहते थे, सबसे ज़्यादा अभी तो डेंगू वगैरह बहुत फैला हुआ है, उसकी वजह से भी लोग बहुत बीमार हो जाते हैं। और दूसरी बात है, पानी जो भी है साफ पिए, मतलब फिल्टर वाला पानी पिए। और सेहत के लिए सबसे ज़रूरी है, अगर आप मतलब जिम नहीं जा सकते हो तो मेडिटेशन कर सकते हो घर में, योगा कर सकते हो घर में, माइंड के लिए बढ़िया है। तो उसके लिए उसके बाद तुम रनिंग कर सकते हो पार्क में जाके, अगर किसी के आसपास मतलब पार्क हर जगह पे ही है तो पार्क में रनिंग कर सकते हो, मतलब 15-20 मिनट के लिए। उसके बाद जो भी पाठ पूजा करते हो, जैसे नमाज हो गया, तो जैसे पाठ पूजा में भी इन्वॉल्व हो सकते हो आप, तो उससे भी इंसान की जो है एक मतलब कंटिन्यू मेंटेलिटी सही रहती है, किसी तरीके के मतलब कोई गलत थॉट्स नहीं आते हैं, तो वो एक रिदम बनी रहती है। और वही चीज़ है जो मतलब इंसान को क्या करती है कि डिसिप्लिन सिखाती है। मतलब एक्सरसाइज से क्या पाठ पूजा से आपका एक डिसिप्लिन बन जाता है, किस टाइम सोना है, किस टाइम खाना है, किस टाइम बैठना है, किससे बात करनी है। तो एक एस्पिरेंट के लिए सबसे बड़ी बात है कि एस्पिरेंट को एक अच्छा पहले इन्वायरमेंट मिलना चाहिए। बिल्कुल सही। और जो नेगेटिविटी के लोग हैं उनसे मतलब ये नहीं कि उनकी बात सुनो सबकी, लेकिन करो अपने मन की। सुननी चाहिए सबकी, लेकिन करनी चाहिए अपने मन की। तो उस वजह से मतलब एक एस्पिरेंट मतलब हमेशा जो भी एस्पिरेंट है सुन रहे हैं तो सब एग्जॉस्ट हो जाते हैं। ये जर्नी एक ऐसी है, ये जर्नी में बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। हमें ये पता नहीं होगा कि हम अगर इंटरव्यू दे के भी आए हैं या मेंस लिख के भी आए हैं या प्री दे के भी आएंगे, लेकिन हमें पता नहीं होगा या नहीं होगा। हम इसी डायलेमा में रहते हैं, होगा या नहीं होगा। लेकिन अपनी तरफ से ये है कि आप 100% दो। परिंदों को भी मिलेगी मंजिल, ये उनके पर बोलते हैं। जो रहते हैं अक्सर खामोश, उनके हुनर बोलते हैं। वाह, बहुत सही कहा तनवीर जी ने। तो बस यही बात है, जैसे कि अभी हमारे तनवीर जी ने भी कहा कि हाँ, आपकी कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। अगर आप अपने लाइफ में किसी भी फील्ड में हो, कहीं भी हो, कुछ भी कर रहे हो, हर चीज़ में हाँ, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। इन्होंने बिल्कुल सही कहा। वही है, वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट सक्सेस मेक योर नाइस। वाह, बिल्कुल सही कहा। तो हमारा यही है नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे यूपीएससी एस्पिरेंट्स अगर कोई हैं जो आपने अभी कहा आंसर राइटिंग से रिलेटेड जो भी चीज़, तो उसमें अगर कोई बंदा मान लो आया, क्या है ना कि बच्चे जब नए नए आते हैं ना तो उनके अंदर बहुत वो क्यूरियोसिटी होती है, लगता है कि आ जाए हैं अगले साल तो भाई बन के ही जाएंगे। घर वालों के भी ऐसे होते हैं माइंड कि मेरा बेटा या मेरा बेटी अभी निकली है पढ़ने को, या बेटा मेरा निकला है पढ़ने को, तो अब अगले साल तो बन के ही आएगा। ऐसा होता है थॉट्स। तो इस चीज़ को हमारे जो ऑडियंस है, जो पेरेंट्स हम जो सुन रहे हैं, इस चीज़ को मतलब वो कैसे मतलब वो समझेंगे कि हमारे जो बच्चे हैं, जिस तरह का अभी हमारा कंपटीशन चल रहा है,
तो पेरेंट्स को मतलब ये चीज़ समझना चाहिए कि हाँ, जिस तरह का भी ये सारी माहौलें हैं उस हिसाब से बच्चे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन यार रिजल्ट्स नहीं हो रहा है, ठीक ना। तो उस बीच में क्या है ना कि एक पेरेंट्स का ना उस बच्चों के लिए ना सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अगर पेरेंट्स उनके साथ खड़े नहीं हैं, उनको अगर सपोर्ट नहीं है, वही अगर क्वेश्चन करने लगते हैं, अकाउंटेबिलिटी है मैं मानता हूँ बच्चों के लिए, लेकिन पेरेंट्स अगर उनको सपोर्ट करते हैं, पेरेंट्स उनको उनके साथ कहते हैं ना कंधे से कंधे मिला कर, तो कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ी हेल्प होती है। तो एक पेरेंट्स को कैसे समझना चाहिए उनको कि हाँ हमारे बच्चे मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन एट द एंड रिजल्ट नहीं हो रहा है। तो इन बात पे हमारे ऑडियंस को बताइए कि वो पेरेंट्स का थॉट्स मतलब उस तरह का क्या होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगा कि अगर आप डेली आ रहे हो कोचिंग के लिए घर से दूर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके माइंड में ये होना चाहिए क्लैरिटी। बात सिर्फ दिल्ली की नहीं है, बात मेरा है कि कहीं भी जाओ, कहीं भी आप घर से दूर जा कहीं जा रहे हो, बहुत जैसे कोई बिहार में है, कोई जैसे दरभंगा से कोई निकल के पटना आ गया। मैं देख रहा हूँ कि पटना में मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो यूपीसी कर रहे हैं, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, कई जेई की कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन सिर्फ यूपीसी के नहीं है, ये पेरेंट्स के थॉट्स के कि वो समझे कि आप इस फील्ड में गए हो, इतनी भीड़ है, 10-10, 15-15 लाख, 2-2 करोड़, एसएससी का भी चल रहा है, 2-2 करोड़ फॉर्म भर रहे हैं और उसमें से सिर्फ फॉर्म सीट्स इतनी कम आ रही। तो बच्चे के अंदर वो पोटेंशियल है, लेकिन एट द एंड वो सिर्फ भीड़ के कारण नहीं हो पा रहा है, समझ रहे हैं। तो इस चीज़ को ना पेरेंट्स समझे कि अगर नहीं हो रहा है तो उस बीच में कैसे अपने मतलब बच्चों को ये देना चाहिए, क्या बोलते हैं, उनको अपने सपोर्ट कैसे दें। देखिए, सबसे पहले तो मैं ही बात बोलना चाह रहा हूँ कि अगर कोई भी स्टूडेंट आता है, कहीं भी जाता है घर से दूर प्रिपरेशन के लिए, तो उसके माइंड में एक ही चीज़ होनी चाहिए कि मुझे एक डिसिप्लिन मेंटेन करनी है, और डिसिप्लिन के साथ साथ कोशिश ये करना है कि उसका जो फर्स्ट अटेम्प्ट हो उसको बेस्ट अटेम्प्ट हो। सही, बिल्कुल क्योंकि सही। स्टार्टिंग में जो आपसे जो मेहनत होगी, वो जैसे जैसे टाइम बीतता है ना, तो आपकी जो पोटेंशियल होती है वो एनर्जी कहीं ना कहीं कम होने लगती है, चली जाती सही है। बात है। तो आप ये कोशिश करना है कि पहला अटेम्प्ट हम बहुत बेस्ट वे से दें और फुल पोटेंशियल के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करना। रिजल्ट नहीं होता, पेरेंट्स को यहाँ पे सपोर्ट, देखिए पेरेंट्स के सपोर्ट के बिना तो ये प्रिपरेशन मुमकिन ही नहीं है। क्योंकि अगर पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं 1%, तो होगा क्या कि आप माइंड से ही गेम हार जाओगे। बहुत सही कहा। तो पेरेंट्स का सपोर्ट बनता है, मगर हाँ लक फेवर करता है यहाँ पे। बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं बट बहुत ज़्यादा लक नहीं फेवर कर पाता है। तो यहाँ पे पेरेंट्स को भी अपने अंदर उस तरह का पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा बच्चों को लेकर के, और बच्चों को भी उसी वे से पेरेंट्स को दिखाना पड़ेगा अपने मेहनत से। और दूसरी बात है कि देखिए, अब इस जर्नी में थोड़ा लंबा होता है, चाहे इसकी जर्नी हो या फिर नीट की जर्नी हो, 4 to 5 years लग जाते हैं, ठीक है ना। तो इस जर्नी में आपको थोड़ा तो पेशेंस रखना होगा, स्टूडेंट को भी पेरेंट्स को, दोनों को, क्योंकि दोनों के एक अच्छा सिम्बियोसिस रिलेशनशिप जब बनता है तभी चीजें आगे बढ़ती है। आप भी सपोर्ट करो, मैं भी सपोर्ट करूँ, तो वो मेरे रिजल्ट के इंतजार में रहेंगे, और वो जो है मैं जो है उनको क्या नाम, अच्छे लेवल से मेहनत करके इंशाल्लाह रिजल्ट दूंगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ है कि देखिए, स्टार्टिंग में हर इंसान का रिजल्ट नहीं होता, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, बहुत से रिजल्ट होते हैं। आज रैंक 1 आप देख लीजिए, शक्ति दुबे, इन्होंने थर्ड अटेम्प्ट तक जो है प्री क्वालिफाई नहीं किया, फोर्थ अटेम्प्ट में इन्होंने प्री मेंस दोनों क्वालिफाई किया, नहीं हुआ, उसके बाद भी रिजल्ट नहीं हुआ, और वहाँ भी उसके पेरेंट्स सपोर्ट किए, तभी आज वो रैंक 1 है। सही बात। शक्ति दुबे का जो एग्जांपल जो 2 लोग देते हैं, वहाँ पे पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है, नहीं तो वो कब का आउट हो जाती है। क्योंकि भाई माइंड, देखिए अब आपके पेरेंट्स से मेरे पेरेंट्स अगर नहीं सपोर्ट करेंगे तो फिर गेम से मैं बाहर। आज मैं जो भी हूँ, अभी भी प्रिपरेशन में हूँ, तो वो मेरे पेरेंट्स की सपोर्ट से। सही बात। तो उनका क्या कहेंगे जो मान लीजिए बहुत अपना हार्ड वर्किंग, अपना पेरेंट्स भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं और हार्ड वर्किंग भी कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं मान लीजिए असफल हो गए कहीं ना कहीं, मतलब इस जर्नी में, जो ये जर्नी है, वो जो जर्नी सोच कर आए थे, वो कहीं ना कहीं उससे असफल हो गए। फिर उसके बाद वो खुद को कैसे मैनेज करेंगे कि भाई ये तो मेरा हुआ नहीं, देन व्हाट विल आई डू, मतलब इस तरह का क्वेश्चंस मन में आते हैं, उनके थॉट्स में आते हैं, तो वो मतलब क्या करेंगे, वो कैसे खुद को संभाले। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो अल्लाह पे यकीन होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात कि ये दुनिया जो है, अब दुनिया से हम हैं, मतलब हमसे दुनिया मुझसे ही है ना। तो दूसरी बात, मेरा कहने का सेंस ये है कि अगर आपका
आपका 1% नहीं होता, आपने 100% अपना फुल एफर्ट लगाया 1 to 2 years, पूरे 3 years तक लगाया, और आपका रिजल्ट अनफॉर्चुनेटली नहीं होता। जैसे रिजल्ट नहीं होता तो आप ऐसा मत सोचो कि आप जो है जिंदगी से हार गए। अल्लाह ने आपको कोई ना कोई दूसरे फील्ड के लिए बनाया होगा, आप वहाँ कुछ अच्छा देखो। जो ये मेहनत जो आप कर रहे हो, आप सोच रहे होगे कि यार मेरा मेहनत वेस्ट हो गया, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया लाइफ में, पर ऐसा कुछ नहीं। वो मेहनत आज नहीं कल आपको काम आएगी, आपको आएगी। आप नेक्स्ट जो जनरेशन को जो आप जो गलती किए हो या आपसे जो गलतियां हुई इस प्रिपरेशन में, वो रिपीट नहीं होने दोगे। दूसरी बात है कि नेक्स्ट जनरेशन को आप अच्छे से उसको क्या नाम है, डिसिप्लिन में से क्या नाम है, चीज़ों को समझाओगे, आगे किस तरह से इस प्रिपरेशन में आना है उसकी तो नॉलेज हो जाती है। और दूसरी बात है कि क्या नाम है, कोई भी जर्नी अगर आपको अचीवमेंट इसमें नहीं हुई तो कहीं ना कहीं आपको मिलेगी। वो हर इंसान को एक मौका ऊपर वाला देता है और उसके बेस्ट फील्ड के लिए ही वो चूज करता है कहीं ना कहीं। अब आपके लिए बेस्ट फील्ड क्या है वो आप और हम नहीं जान सकते, खुदा जान। सही बात है। और जिसमें आप बेस्ट होंगे उसमें आप जाओगे। तो उसके लिए वो चीज़ अपना ईमान को मजबूत रखना चाहिए इंसान को। सही बात है, बिल्कुल सलमान जी ने सही कहा कि अपने गॉड पे बिलीव रखिए, ठीक है, और अपना 100% अपना दीजिए। उसके बाद 100% देने के बाद अगर अनफॉर्चुनेटली अगर नहीं होता है तो कहीं ना कहीं बेस्ट होगा। तो ये जर्नी ऐसा है कि ये बस इतना समझ लीजिए कि ये मंजिल आसान नहीं, बस इतना समझ लीजिए आग का दरिया है और डूब कर जाना है। डूब जाना नहीं है, डूब कर जाना है। कोई नहीं, मेहनत करते रहिए, हो जाएगा, क्यों नहीं होगा कहीं ना कहीं। चलिए कोई नहीं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।